हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था मीनिंग और फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, और डिमांड का जो भी कंसेप्ट था वो पार्ट नंबर 1 में हमने कवर करा था। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको इसका शेड्यूल और डायग्राम समझाया था। आज पार्ट नंबर 3 है और इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोग समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, पहला ही रहेगा। इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड की क्या क्या अजम्पशंस होती है ये भी आज की क्लास के अंदर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं और क्यों प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ने लग जाता है, यानी लॉ ऑफ जो डिमांड कर्व होता है उसका नेगेटिव स्लोप क्यों होता है। तो आज की क्लास के ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप सभी बच्चों को मैंने बताया कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो कई चीज़ों से चेंज हो सकती है। जैसे अगर उस कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए तो डिमांड चेंज हो सकती है। भाई मार्केट में बिकने वाला एक शर्ट, उसका प्राइस अगर चेंज हो जाए तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड के ऊपर फर्क पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी डिमांड चेंज होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तो भी डिमांड चेंज हो जाता है। कई बार फैशन, टेस्ट और प्रेफरेंस के चेंज होने से भी डिमांड पर फर्क पड़ता है, और कई बार वेदर में चेंज होने से भी डिमांड में फर्क पड़ता है, और कई बार फैमिली मेंबर्स के चेंज होने से भी डिमांड पर फर्क पड़ता है। इसी तरह से बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, डिमांड को चेंज करने का काम करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसमें से जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो होता है प्राइस। किसी भी कमोडिटी की डिमांड को चेंज करने वाला सबसे मेन एलिमेंट होता है उस कमोडिटी का प्राइस। इसको छोड़कर बाकी जितनी चीजें बच जाती हैं, इसको छोड़कर बाकी जितनी चीजें बच जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं अदर फैक्टर। क्या कहते हैं? अदर फैक्टर। तो आपको याद रखना है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड को चेंज करने वाली 2 चीजें हैं मोटे तौर पर। एक होता है प्राइस, और प्राइस को छोड़कर बाकी जितनी चीजें बच गई वो आ जाती हैं अदर फैक्टर में। अब ध्यान से समझना कि अगर किसी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस, तो प्राइस क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और इसी तरीके से अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। लेकिन अदर फैक्टर में अगर कोई चेंज नहीं होता तो इसी को हम लोग कह देते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो सिंपल सी बात, अगर किसी कमोडिटी की डिमांड सिर्फ उसके प्राइस की वजह से चेंज होता है और अदर फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं है तो उसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अगर किसी कमोडिटी का डिमांड अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो गया तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहलाएगा। मैं एक शर्ट खरीदने गया मार्केट में क्योंकि वो फैशन में चल रहा है, ठीक है, तो यहां पर मैंने उस शर्ट की डिमांड इसलिए बढ़ाई क्योंकि वो मार्केट में फैशन में, यानी अदर फैक्टर की वजह से बढ़ाई। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। मैंने एक शर्ट मार्केट से मैं एक शर्ट खरीदने गया, 400 रुपए की थी, 2 खरीद ली क्योंकि वो मार्केट में मुझे दुकानदार ने 300 की लगा दी। तो शर्ट का क्या हुआ, शर्ट का प्राइस कम हुआ तो मैंने उस शर्ट की डिमांड बढ़ा दी। यस, ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है और मैं शर्ट ज्यादा खरीदता हूं, प्राइस में चेंज नहीं है, इनकम बढ़ जाती है और मैं शर्ट ज्यादा खरीदता हूं, तो यहां पर इनकम की वजह से डिमांड में चेंज हुआ, यानी अदर फैक्टर। ये भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। तो समराइज ये है इसका कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है और फिर उसके डिमांड में चेंज आ जाता है तो उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, लेकिन अदर फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो आइए सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग हमारे को क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग हमारे को कहती है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सुनो, अदर फैक्टर भी कांस्टेंट रहने चाहिए। सिर्फ अगर प्राइस में चेंज होता है और अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता और फिर डिमांड चेंज होती है तो उसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और वो भी कैसे चेंज? अगर प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हो गया, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गया, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग अजम्पशन। अजम्पशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया।
एजम्पशन सीधे तौर पे क्या कहता है? एजम्पशन कहता है कि इन सारी चीजों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप एजम्पशन ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, फैशन, टेस्ट एंड प्रीफरेंस, देयर इज नो चेंज इन वेदर, फैमिली मेंबर और फ्यूचर प्राइस। आप जितने भी अदर फैक्टर के अंदर आते हैं बस ये लिख देना कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर आपको पता है दो आते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप ऐसे लिख दो, देयर इज नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपने एजम्पशन के अंदर क्या लिखना है? एजम्पशन का मतलब लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ डिमांड तब एप्लीकेबल होगा जब इनमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा। तो बस वही चीज लिखा है कि इन सारी चीजों में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे टेस्ट प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, इनमें चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर के प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यह है एजम्पशंस। ठीक है, तो दो बातें बता दी मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड की मैं आपको दो चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड का बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और सेकंड नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस करा कि लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस क्या क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सी बात। देखो, कई बार ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से क्या होता है? डिमांड कम होना चाहिए, तभी तो लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होना चाहिए, यही है लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल। और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाना चाहिए, सेम। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ा, और प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड कम हुआ, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम नहीं होता, और सेम ऐसे ही जब प्राइस कम होता है तो डिमांड नहीं बढ़ता। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, जहां पर प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं हो रहा और प्राइस कम होने से डिमांड नहीं बढ़ रहा, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो आइए जरा कुछ सिचुएशन समझते हैं कि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। सबसे पहली सिचुएशन है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कह रहे कि लाइफ के अंदर वो सारी चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर पाता है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर पाता है लाइफ के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है, इसके अलावा व्हीट हो गया, राइस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे मेडिसिन का अगर प्राइस बढ़ गया, मेडिसिन अगर महंगा हो जाए, तो क्या हम मेडिसिन को कम खरीदेंगे? या फिर अगर मेडिसिन का प्राइस कम हो जाता है, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि दवाई अगर सस्ती हो जाए तो हम दवाई थोड़ा एक्स्ट्रा खाएंगे? ऐसा तो संभव नहीं है ना। मतलब मेडिसिन हम उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना को हमारे को बहुत ज़्यादा नीड होती है। मेडिसिन जैसी चीज़ों की अगर प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए तो डिमांड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे ही नमक, अगर नमक का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? हम सब्जी में थोड़ा कम नमक डालेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। और या अगर नमक का रेट कम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम थोड़ा सा चलो सब्जी में ज़्यादा नमक डाल देते हैं। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मेडिसिन जैसी, सॉल्ट जैसे, व्हीट, राइस, जो बहुत ही कंपलसरी चीजें होती है, उनका प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होता और प्राइस कम होने से डिमांड नहीं बढ़ता, इसीलिए यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, तो हमारी को फर्स्ट सिचुएशन लिखनी है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अगले नंबर पे फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज कहता है कि अगर कोई चीज मार्केट के अंदर से गायब होने वाली है, सपोज दैट कि अगर आपको अभी न्यूज मिल जाए कि मार्केट के अंदर से कल जो है प्याज की शॉर्टेज होने वाली है, कल से प्याज नहीं मिलेगा या फिर कल से ऑयल नहीं मिलेगा, कोई भी स्पेसिफिक चीज आप एज्यूम करो कि न्यूज में आ जाए कि कल से ये चीज शॉर्ट हो जाएगी, मार्केट में बहुत कम मिलेगी, तो लोग क्या करेंगे? अभी अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा होगा ना, तो लोग जाएंगे जल्दी जल्दी उसको खरीदना शुरू कर देंगे। हालांकि होता क्या है कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हमें डिमांड को क्या करना चाहिए? कम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अगर मार्केट में यह अफवाह फैल गई कि ये चीज कल से नहीं मिलेगी, तो जब उसका प्राइस बढ़ता भी है ना, तो भी लोग उसकी डिमांड कम नहीं करते बल्कि उल्टा बढ़ा देते हैं। तो एक बात बताओ, प्राइस बढ़ने से तो उल्टा डिमांड यहां बढ़ रही है, यानी यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा। अगर मार्केट से कोई चीज
फ्यूचर में शॉर्ट होने वाली है, गायब होने वाली है, तो लोग उसकी अभी ज्यादा कीमत होने के बावजूद भी उसको ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं। यानी कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो आपको बात याद रखनी है। सेकंड पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले नंबर पे हमारा आ रहा है इग्नोरेंस। क्या आ रहा है? इग्नोरेंस का मतलब आप बोल सकते हो जैसे लापरवाह टाइप होता है, लापरवाही, इग्नोरेंस। देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि प्राइस की चिंता ही नहीं करते। अगर कंज्यूमर के दिल में प्राइस की कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर के मन में प्राइस को लेकर कोई दुविधा नहीं है, उसे इस चीज का फिक्र ही नहीं है कि यार अगली दुकान पे कोई चीज मुझे सस्ती मिल रही है, उसने ठान लिया कि नहीं मैं इसी दुकान से खरीदूंगा, चाहे मुझे महंगा दे चाहे मुझे सस्ता दे। अगर कंज्यूमर प्राइस की परवाह नहीं करता है, अगर कंज्यूमर प्राइस को इग्नोर करता है, तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ने पर वो डिमांड को कम ना करे और प्राइस कम होने पर वो डिमांड को ना बढ़ाए। बात समझ में आती कि नहीं आती? अगर कंज्यूमर बहुत सारी चीजों को इग्नोर करता है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको इग्नोर करता है, तो वो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं करता और प्राइस कम होने पर डिमांड नहीं बढ़ाता। इसका मतलब यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, तो 3 सिचुएशन बता दी जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती। चौथी सिचुएशन आ जाती है स्टेटस सिंबल गुड्स। कई चीजें ना बड़े अमीर लोगों की चीजें होती हैं, ठीक है। अब फरारी कार कोई गरीब बंदा तो खरीदेगा नहीं, या मिडिल क्लास बंदा तो खरीदेगा नहीं। यार फरारी जैसी कारें जो है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की जो कारें आती हैं, अगर इन गाड़ियों के रेट 4-5 लाख रुपए बढ़ भी जाए ना तो इनको फर्क नहीं पड़ता, अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होता क्या है कि जो बहुत ही स्टेटस सिंबल वाले गुड्स होते हैं और बहुत ही लग्जरी गुड्स होते हैं, उनका प्राइस बढ़ने पर लोग उसकी डिमांड को कम नहीं करते, मतलब लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे इनका प्राइस अगर कम हो जाए तो भी इनकी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ती, यानी कि इनकी डिमांड पर ज्यादा कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिलता। तो स्टेटस सिंबल गुड्स, लग्जरी गुड्स टाइप जो होती है, जो सामाजिक सम्मान की चीजें होती हैं, उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इनके जो कंज्यूमर होते हैं बहुत ही अमीर होते हैं और थोड़े बहुत चीजों के रेट आगे पीछे होने से इनके ऊपर ज्यादा कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर लिखी हुई मिलेंगी, आप नोट कर लेना, ठीक है। अगले नंबर पे फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स का मतलब अगर मार्केट में कोई चीज फैशन में चल रही है, अभी पठान मूवी आई थी तो पठान मूवी में शाहरुख खान ने कार्गो पैंट पहनी, अब पूरी मार्केट में मैं देख रहा हूं वही पैंटे सारे लोग खरीद रहे हैं, सारे। जब पठान मूवी नहीं आई तो उससे पहले भी वो कार्गो पैंट बिकती थी, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा था उसको, और प्राइस भी कम था जबकि, तब भी लोग उसको खरीद नहीं रहे थे ज्यादा, लेकिन अब फिर उसको लोग ज्यादा खरीदने लगे। हुआ क्या है कि जब कोई चीज फैशन में आती है तो भले ही उसका प्राइस बढ़ जाए, फैशन में अगर कोई चीज आएगा तो भले ही उसका प्राइस बढ़ जाए तो भी लोग डिमांड कम नहीं करेंगे, उल्टा डिमांड बढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब डिमांड कम नहीं होती। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो फैशन के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अगले नंबर पे है गिफन गुड्स। गिफन मतलब होती है जो घटिया चीजें होती हैं, ठीक है। एक होती है नॉर्मल चीजें और एक होती है हमारी घटिया चीजें। आपको ये समझना होगा कि जो फुल क्रीम दूध है वो एक नॉर्मल गुड्स है, और वहीं पे जो टोन्ड मिल्क है वो एक क्या है, एक घटिया चीज है। तो मार्केट में होता क्या है कि जब रेट बढ़ते हैं ना, जैसे टोन्ड दूध के रेट बढ़ेंगे तो साथ साथ रेट बढ़ जाएंगे, फुल क्रीम दूध के भी रेट बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जो लोग, जैसे मान लो टोन्ड दूध का प्राइस बढ़ा, टोन्ड मिल्क का प्राइस बढ़ा, तो फुल क्रीम मिल्क का भी तो प्राइस बढ़ गया ना साथ में। तो बहुत सारे लोग जो फुल क्रीम पीते थे अब वो फुल क्रीम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो कहां पर आ जाते हैं, टोन्ड। और जो लोग टोन्ड पीते थे वो तो टोन्ड ही पिएंगे, क्योंकि फुल क्रीम तो और भी महंगा हो चुका है। बात समझ में आ गई? तो होता क्या है कि टोन्ड दूध का जब प्राइस बढ़ता है तो उल्टा बहुत सारे उसे नए कस्टमर गेन हो जाते हैं, जिससे उसकी डिमांड कम होने की जगह उल्टा और क्या होनी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो गिफन गुड्स के अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर पाता है, यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर पाता है। तो बच्चों मैंने आपको कई सिचुएशंस बता दी जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, फियर ऑफ शॉर्टेज में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, इग्नोरेंस के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम नहीं करता है, ठीक है। इग्नोरेंस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। उसके बाद फैशन रिलेटेड गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, और गिफन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम के अंदर लिख के आना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आया। क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन को ना कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम क्यों होती है,
ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होने लग जाती है? या फिर आप ऐसे बोलो कि ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ने लग जाती है? इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी पूछा जाता है कि जो डिमांड कर्व होता है उसका नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? आपको पता ही है कि डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप इसलिए होता है क्योंकि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है। ठीक है, रीजन तो यही है ना, रीजन लॉ ऑफ डिमांड क्या नाम है, जो डिमांड कर्व है उसका नेगेटिव स्लोप होने का रीजन भी यही है। प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ता है और प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम क्यों, और प्राइस कम होता है तो डिमांड क्यों बढ़ जाता है, इसका रीजन दीजिए। ठीक है, तो एक एक करके हम इसका रीजन आप लोगों को देते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का जो इसका रीजन यहां पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती रहती है और हर अगले यूनिट पर देने वाला जो प्राइस होता है, मतलब जो हम प्राइस पे करते हैं, वो कम प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। मैं ना मैं अपने पहनने के लिए मार्केट से हर महीने ऑन एन एवरेज 2 शर्टें खरीदता हूँ। कितनी शर्ट खरीदता हूँ? 2 शर्टें खरीदता हूँ। तो मैं मार्केट से ना शर्ट लेने के लिए गया इस महीने के लिए, तो मैंने मार्केट से जाकर 2 शर्टें मैंने खरीद ली। और जो मैं शर्ट खरीदता हूँ, मान लेता हूँ एक शर्ट की कीमत कितनी है, 500 रुपये। तो मैंने ना 2 शर्टें मार्केट से खरीद ली और मैं मार्केट से बाहर आ रहा था, मतलब कि बाहर जा रहा था। मैंने देखा कि सेम वही शर्ट एक बंदा सेल लगाकर बैठा हुआ है। एक बंदा क्या लगाकर बैठा हुआ है? सेल लगाकर बैठा है। और जो 500 रुपए की शर्ट है वो सिर्फ 200 रुपए में पे कर रहा है, मतलब 200 रुपए में लोगों को दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मेरा मन लालच में आ गया। मैंने सोचा कि यार अगले महीने तो वैसे भी मैं शर्ट लेने के लिए आऊंगा ही 2, क्यों ना मैं अगले महीने के लिए भी शर्ट अभी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत ही कम मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस पर। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर वही शर्ट मेरे को 500 रुपए में वहां पर भी दिख जाती, मैं 500 रुपए की शर्ट खरीदता हूं, अगर वो शर्ट में जब मार्केट से निकल रहा था वहां भी अगर वो शर्ट मुझे 500 की दिखती तो शायद मैं उसको नहीं खरीदता, क्योंकि इस महीने का कोटा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि कोई भी बंदा जब उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाती है किसी चीज को लेकर, तो वो अगली यूनिट पर पैसा तभी खर्च करेगा जब वो उसको सस्ता मिल रहा होगा। जैसे मेरे शर्ट का कोटा पूरा हो गया था इस महीने का, मैंने लालच में आकर 2 शर्ट और खरीदी, क्योंकि मुझे पता है कि रेट बहुत ही कम मिल रहा है। तो कई बार इसी को हम लोग कह देते हैं, आप ऐसे समझ लो, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज अ कंज्यूमर of a commodity, increase marginal utility derived from the each successive unit goes diminishing। बंदा जैसे जैसे किसी कमोडिटी की यूनिट्स खरीदता रहता है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार कम होती रहती है। भाई मेरा कोटा था 2 शर्ट का, तो मैंने 2 शर्ट खरीद ली। अब मेरे को शर्ट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर प्राइस कम हो गया तो मैं सोच सकता हूं कि मैं शर्ट, लेकिन अगर 500 में ही मिलेगा तो मेरा कोटा पूरा हो चुका, मैं खरीदूंगा ही नहीं। हाँ, अगर वो शर्ट मुझे 200 में मिल जाए तो मैं सोच सकता हूं। सेम ऐसे ही होता है कि अगर प्राइस कम हो जाता है तो बंदा अगली यूनिट लेने के बारे में सोच लेता है। According for every additional unit to be a purchase, the consumer is willing to pay less and less price। इसीलिए कंज्यूमर का जब कोटा पूरा हो जाता है तो अगली यूनिट खरीदने के लिए वो कम पैसा देने के लिए तैयार होता है। तो जब मेरे शर्ट का कोटा पूरा हो चुका है तो मैं अगली शर्ट तभी खरीदूंगा। भाई 500 की शर्ट मुझे 200 में दे, मैं खरीद लूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बच्चों सेकंड पॉइंट है इसके अंदर इनकम इफेक्ट। अब ये इनकम इफेक्ट क्या कहता है? देखो, हम किसी चीज को ज्यादा मार्केट में तब खरीदते हैं जब हमारी इनकम बढ़ जाए। मान लो मेरी इनकम 10,000 है, 15,000 हो जाएगी, तो मेरी कहीं ना कहीं मेरे खरीदने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो सामान 500 रुपए का था वो 300 रुपए का हो जाए, जो सामान 1000 रुपए का था वो 800 रुपए का हो जाए। तो इस केस में मेरी इनकम नहीं बढ़ी बल्कि चीजों के रेट कम हो गए, तब भी तो मेरे खरीदने की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप याद रखना कि जब भी चीजों के रेट कम होती है तो बंदे की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और बंदा डिमांड क्या करने लग जाता है? ज्यादा करने लग जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनकम इफेक्ट। आपकी डायरेक्ट इनकम बढ़ जाए या फिर चीजों के प्राइस कम हो जाए तो भी तो आपकी इनकम एक तरीके से इनडायरेक्टली बढ़ जाती है। इनकम इफेक्ट refer to the effect of quantity demand where the real income of the buyer change owing to change of the price of the commodity। जब कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो भी बंदे की इनकम पे फर्क पड़ता है, इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है। विद द फॉल इन द प्राइस रियल इनकम इंक्रीज अकॉर्डिंगली डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेंस। कह रहा है कि जब किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है इनडायरेक्टली बंदे की इनकम यानी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। भाई एक बात बताओ, एक शर्ट मान के चलो 500 रुपए की थी
और वही शर्ट अगर 300 रुपए की हो जाए तो मैं उतने ही रुपए में अब ज्यादा शर्ट खरीदने यानी परचेस करने की मेरी पावर बढ़ जाएगी। 100 रुपए और मिलाऊंगा 2 शर्ट आ जाएगी। पहले 1000 रुपए में 2 शर्ट आ रही थी, अब एक 600 रुपए में 2 शर्ट आ रही है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है तो इनडायरेक्टली बंदे की इनकम बढ़ जाती है, यानी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे वो मार्केट में डिमांड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये रीजन है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होने के। अगले नंबर पे है साइज ऑफ कंज्यूमर। आपको पता है अगर मार्केट में किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसको खरीदने वाले कंज्यूमर धीरे धीरे मार्केट से खत्म होने लग जाते हैं, और सेम इसी वजह से इसकी डिमांड क्या होनी शुरू होती है, कम। लेकिन अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाए तो धीरे धीरे मार्केट में उसे खरीदने वाले बायर बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर डिमांड क्या होने लग जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जब भी प्राइस चेंज हो जाता है तो कंज्यूमर के ग्रुप के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर का ग्रुप छोटा होना शुरू हो जाएगा, और प्राइस कम होगा तो बहुत सारे नए लोग उस चीज को खरीदने वाले बढ़ते रहेंगे, यानी उसको अफोर्ड करने वाले बढ़ते रहेंगे, जिससे मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी। अगले नंबर पे है डिफरेंट यूज। पता है आपको, जब भी किसी चीज का रेट कम होता है ना तो हम उस चीज का यूज बहुत तेजी से बढ़ाने लगते हैं। अगर दूध का रेट बहुत ही कम होगा तो रोज घर के अंदर दही जमेगी, रोज दूध से चाय बहुत ज्यादा बनने लग जाएगा, दूध पीना भी शुरू कर देंगे। वहीं पर अगर दूध का रेट बढ़ेगा बहुत ज्यादा तो लोग उसके कंजम्पशन को रोकेंगे। सेम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत हाई हो जाए, अभी दिल्ली में तो 200 यूनिट फ्री है, अभी केजरीवाल बंद कर दे तो बहुत सारे लोगों का जो एसी फालतू में चलता रहता है, पूरे दिन कूलर चलता रहता है, लोग बड़े सोच समझकर और विचारों के साथ क्या करेंगे, चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट यूज हमारे को क्या कहता है, डिफरेंट यूज कहता है कि जब भी हम किसी चीज का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में करते हैं, डिफरेंट यूज कहता है कि जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो हम उस चीज की डिमांड इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हम उसका इस्तेमाल बहुत सारी अन्य चीजों में करना शुरू कर देते हैं, और सेम जब उसका प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, कम, क्योंकि हम उसके बहुत सारे यूज को कम करना शुरू कर देते हैं। जैसा आप इलेक्ट्रिसिटी में इस चीज को समझ सकते हो, बिजली के मामले में। अगले नंबर पे है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब क्या होता है समझना। अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है, मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं, जैसे पेप्सी का प्राइस कम हुआ तो जो बहुत सारे लोग, अच्छा आपको पता है पेप्सी और कोका कोला बिल्कुल एक जैसे ब्रांड है, मतलब एक जैसा टेस्ट है, एक जैसा दिखने में होता है। पेप्सी और कोका कोला दोनों में से कोई भी चल जाता है। तो होता क्या है कि जैसे पेप्सी की मार्केट में प्राइस कम हो गया, मान लो पेप्सी का प्राइस मार्केट में कम हो गया, तो बहुत सारे जो कोका कोला वाले होते हैं ना वो पेप्सी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोका कोला का रेट अभी भी उतना ही है। तो पेप्सी का रेट अगर कम होता है तो बहुत सारे कोका कोला वाले जो होते हैं पेप्सी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे पेप्सी की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। सेम ऐसे ही अगर पेप्सी का रेट बढ़ेगा तो बहुत सारे पेप्सी पीने वाले कोका कोला की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे पेप्सी की डिमांड क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। यानी कि जब किसी चीज का प्राइस कम या ज्यादा होता है तो उसके जो रिलेशन वाली चीजें होती हैं उसकी तरफ से भी उसके डिमांड के ऊपर क्या पड़ता है, प्रहार पड़ता है, उसके डिमांड के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता क्यों, और प्राइस कम हो जाता है तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम क्यों होता है, और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता क्यों, इसके ये सारे रीजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, रीजन बताओ, तो आपने ये पॉइंट उठाकर एग्जाम के अंदर लिखने हैं। तो मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी बच्चे ने नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो रोक कर आप इसे नोट भी कर सकते हो, पूरा नोट्स है। ठीक है, तो